नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। इंडिया गठबंधन ने उपराष्ट्रपति पद के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए संसदीय दल की बैठक में सीपी राधाकृष्णन का परिचय कराया और सर्वसम्मति से समर्थन की अपील की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ सीमा संबंधी मुद्दों पर बातचीत की। चीन के विदेश मंत्री ने कहा, टकराव दोनों देशों के हित में नहीं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर रणनीतिक साझेदारी को सशक्त करने और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए आज रूस की 3 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। मुंबई और उसके उपनगरों में मूसलाधार बारिश के कारण रेल सेवाएं बाधित। मौसम विभाग ने आज मुंबई और आसपास के जिलों में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और भारतीय महिला एयर पिस्टल टीम ने कजाकिस्तान में एशियाई निशानेबाजी प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को इंडिया गठबंधन की ओर से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने की घोषणा की है। नई दिल्ली में आज श्री खड़गे ने बताया कि सभी राजनीतिक दल इस बात पर सहमत हैं कि ये विचारधारा की लड़ाई है और इसलिए वे अपना उम्मीदवार उतार रहे हैं। श्री रेड्डी 21 अगस्त को नामांकन दाखिल करेंगे। रेड्डी गारू is one of the India's most distinguished and progressive jurists. He has had a long and eminent legal career, including as judge of the Andhra Pradesh High Court, Chief Justice of Guwahati High Court and Judge of the Supreme Court. He has been a consistent and courageous champion of social, economic and political justice. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष सहित सभी राजनीतिक दलों से एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को सर्वसम्मति से चुनने की अपील की है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन संसदीय दल की बैठक के दौरान एनडीए सांसदों से श्री राधाकृष्णन का परिचय कराया। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए सभी दलों से श्री राधाकृष्णन का समर्थन करने का आग्रह किया है। हम चाहते हैं कि एक साथ मिलकर के उपराष्ट्रपति जी का चुनाव में सर्वसम्मति से राधाकृष्णन जी का सपोर्ट करें तो हमारा लोकतंत्र के लिए भी, हमारा देश के लिए भी और राज्यसभा को संचालन करने में भी बहुत उपयोगी होगी। तो पार्लियामेंट्री पार्टी के बैठक में सब पार्टी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद दिया कि बहुत ही अच्छा इंसान को उपराष्ट्रपति जी का चुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में उतारा गया है। उपराष्ट्रपति का चुनाव 9 सितंबर को होगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी दलों के हंगामे के कारण बाधित हुई। राज्यसभा दोपहर 2 बजे तक और लोकसभा 4 बजे तक स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा 11 बजे शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने शून्यकाल चलाए जाने की कोशिश की और विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलने देने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे जब निचले सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी दलों ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रस्ताव के मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू किया। इससे पहले सदन की कार्यवाही जब सुबह 11 बजे शुरू हुई तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन को सूचित किया कि अब संविधान में सूचीबद्ध सभी भाषाओं में अनुवाद सेवाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि अब कश्मीरी, कोंकणी और संथाली में भी अनुवाद सेवा उपलब्ध है। श्री बिरला ने बताया कि कश्मीरी, कोंकणी और संथाली को शामिल करने के साथ ही सदन अब संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित सभी 22 भाषाओं में अनुवाद सुविधाएं प्रदान कर रहा है। हम संविधान में उल्लिखित सभी
भाषाओं में इंटरप्रिटेशन की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। माननीय सदस्यगण, दुनिया में भारत की संसद है जिसमें 22 भाषा के अंदर हम साइमल्टेनियस उपलब्ध है। ये भारत के संविधान और भारत पे हमको गर्व करना चाहिए, देश के लोकतंत्र पे गर्व करना चाहिए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इस वर्ष 3 अक्टूबर को विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया जाएगा। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री चौहान ने कहा कि यह अभियान 18 अक्टूबर तक चलेगा। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों को अपनाने और सतत कृषि विकास को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। हमने ये तय किया है कि अब वैज्ञानिक शोध लैब में अपने मन से नहीं करेंगे। जो किसान की समस्या है उसके आधार पर शोध किया जाएगा। ऐसे शोध के 500 विषय हमने तय किए हैं और 300 नवाचार किसानों ने भी किए हैं। उन नवाचारों को भी वैज्ञानिक स्वरूप देके हम किसानों तक ढंग से पहुंचाएंगे। लोकसभा ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन गए भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला पर विशेष चर्चा फिर शुरू कर दी है। इसमें वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम की विशेष भूमिका पर ध्यान दिया जा रहा है। चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कार्यवाही में व्यवधान डालने और ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर सदन में चर्चा नहीं होने देने के लिए विपक्ष की आलोचना की। राज्यसभा ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा शुरू कर दी है। बिहार में नवादा जिले के हिसुआ में आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया। हिसुआ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी की। श्री राहुल गांधी का आज नवादा के भगत सिंह चौक में जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। बिहार में राज्य मंत्रिमंडल ने बिहार लोक सेवा आयोग और अन्य सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए आवेदन शुल्क घटाकर मात्र 100 रुपये करने को मंजूरी दे दी है। राज्य मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है कि इन प्रतियोगी परीक्षाओं की मुख्य परीक्षा के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। एक रिपोर्ट। मंत्रिमंडल के इस निर्णय से आर्थिक रूप से कमजोर उम्मीदवारों को एक बड़ी राहत मिलने की आशा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में ये निर्णय लिया गया। आवेदन शुल्क में ये कमी बिहार लोक सेवा आयोग के अलावा बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग और केंद्रीय सिपाही चयन बोर्ड बिहार द्वारा आयोजित परीक्षाओं पर भी लागू होगी। इस निर्णय से परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं द्वारा ली जाने वाली कई परीक्षाओं में प्रारंभिक परीक्षा शुल्क में लगभग 8 गुना कमी आई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इससे पहले 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में राज्यवासियों को संबोधित करते हुए इस निर्णय की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। पटना से धर्मेंद्र राय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से संयुक्त प्रवेश परीक्षा के परिणाम शीघ्र घोषित करने में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। इस वर्ष की राज्य जेईई परीक्षा का परिणाम ओबीसी कोटा आरक्षण से संबंधित विसंगतियों के कारण अब तक घोषित नहीं किया गया है। ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने आज नई दिल्ली में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पर विशेष प्रतिनिधि संवाद की 24वें दौर की वार्ता की। श्री डोभाल ने कहा कि पिछले 9 महीनों में सीमा पर स्थिति में सुधार हुआ है और स्थिति शांतिपूर्ण और स्थिर बनी हुई है। श्री डोभाल ने इस बात पर जोर दिया कि ये वार्ताएं विशेष महत्व रखती हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। I'm very hopeful that, like the last one, this 24th Special Representative level talks would be equally successful. Our Prime Minister will be visiting for the SCO summit shortly, and therefore I think that this SR level talks assume a very special importance.
इस बीच चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि कजान में राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी के बीच हुई मुलाकात ने द्विपक्षीय संबंधों की दिशा तय की और सीमा विवाद के उचित समाधान के लिए प्रोत्साहित किया। पिछले साल के अंत में आयोजित विशेष प्रतिनिधियों के 23वें दौर की वार्ता की सफलता पर चर्चा करते हुए विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि दोनों पक्ष असहमतियों को दूर करने, सीमाओं को स्थिर करने और समाधान की दिशा में आगे बढ़ने पर एक नई और महत्वपूर्ण सहमति पर पहुंचे हैं। We had a very good 23rd round of special representatives talks at the end of last year. At that meeting, we reached new and important consensus on the management of disagreements, stabilizing the borders, and moving toward a settlement. We identified specific goals and formed a working framework. We are heartened to see the stability that is now restored in the borders. चीन के विदेश मंत्री आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज से रूस की 3 दिवसीय यात्रा पर जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि डॉ जयशंकर कल मॉस्को में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 26वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने आज कहा कि सरकार का लक्ष्य भारत को हरित हाइड्रोजन निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना है। श्री नाइक ने नई दिल्ली में फिक्की हरित हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार भारत में एक हरित हाइड्रोजन परीक्षण सुविधा स्थापित कर रही है। कार्यक्रम के दौरान श्री नाइक ने हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र पर रिपोर्ट भी जारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार की उन ऐतिहासिक पहलों पर प्रकाश डालते हुए एक लेख साझा किया है जो भारत के सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा लिखे गए लेख पर प्रतिक्रिया देते हुए श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन सुदर्शन चक्र, विकसित भारत रोजगार योजना, राष्ट्रीय गहरे जल अन्वेषण जैसी पहल भारत को सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ा रही हैं और देश को विकसित भारत की ओर अग्रसर कर रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ शंकर दयाल शर्मा की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। डॉ शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें राष्ट्रपति थे। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। साथ ही 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सभी लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। इधर दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर आज सुबह 11 बजे तक खतरे के निशान को पार कर 205.78 मीटर तक पहुंच गया। उधर हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने कजाकिस्तान में एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। मनु भाकर ने 219.7 अंक हासिल किए। चीन की खिलाड़ी पहले और कोरिया की खिलाड़ी दूसरे नंबर पर रही। भारत ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में भी कांस्य पदक जीता। मनु भाकर, सुरुचि सिंह और पलक गुलिया की टीम ने 1730 अंक हासिल किए। कनाडा के विनिपेग में विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप आज से शुरू होगी। इसमें भारत का 24 सदस्यीय दल भाग लेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। इंडिया गठबंधन ने उपराष्ट्रपति पद के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए संसदीय दल की बैठक में एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का परिचय कराया और सर्वसम्मति से समर्थन की अपील की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आज नई दिल्ली में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ सीमा संबंधी मुद्दों पर बातचीत की। चीन के विदेश मंत्री ने कहा, टकराव दोनों देशों के हित में नहीं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर रणनीतिक साझेदारी को सशक्त करने और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए आज रूस की 3 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। और भारतीय महिला एयर पिस्टल टीम ने कजाकिस्तान में एशियाई निशानेबाजी प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।